रूपाली, जरा जल्दी करो, कहीं संदीप उठ न जाए। हो गया जी, बस आ रही हूँ। हे भगवान, संदीप की रक्षा करना। अब हमारे पास मृत्यु के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। संदीप सिर्फ 8 साल का था। संदीप, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अपना ख्याल रखना और हम दोनों को माफ कर देना। हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर रूपाली और कमल दोनों नदी की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर में वे दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। रूपाली, घर में कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं जी, घर में कुछ भी नहीं छूटा है जिससे संदीप को पता चल सके। इसके बाद कमल और रूपाली दोनों जलती हुई आग में छलांग लगा देते हैं और वहीं अपनी जान दे देते हैं। अगली सुबह संदीप अपनी माँ को बुलाता है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? चलो, मुझे जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह उठकर रसोई में जाता है। अरे माँ यहाँ भी नहीं है, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? संदीप परेशान हो जाता है और पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन जब उसे घर में कोई नहीं मिलता है तो उसे चिंता होती है। इसके बाद वह पड़ोस में जाकर अपनी माँ के बारे में पूछता है। चाचा, मेरी माँ को देखा है क्या? पता नहीं इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? नहीं संदीप, मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ठीक है चाचा। संदीप उदास होकर अपने घर लौट जाता है और आंगन में बैठ जाता है। पता नहीं माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, रक्षा करना। उन्होंने आज तक कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। संदीप की आंखों में आंसू थे। थोड़ी ही देर में संदीप की आंख लग जाती है और वह वहीं बैठे बैठे सो जाता है। शाम का समय। संदीप जल्दी से उठता है। संदीप इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखाई देता है। इसके बाद संदीप रोते हुए कहता है। हे भगवान, माँ और पिताजी दोनों कहाँ चले गए? अभी तक नहीं लौटे। कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए? संदीप भूखा था। वह उठकर घर में जाता है और घर में खाने के लिए ढूंढता है, लेकिन घर में एक दाना भी नहीं था। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और पता नहीं माँ पिताजी कहाँ चले गए। मुझे डर भी लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। संदीप बिना कुछ खाए पिए जाकर सो जाता है। अगले दिन पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि संदीप के माता पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए हैं। बेचारे संदीप की तो जिंदगी खराब कर दी। उसके माता पिता ने बताओ अब संदीप कहाँ जाएगा? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इस बेचारे 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? गांव के लोग संदीप के बारे में चर्चा कर रहे थे। वहीं पास में खड़ा सेठ दीनदयाल यह सुनता है और उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। इसके बाद वह जल्दी से संदीप के घर जाता है। संदीप, अरे ओ संदीप के बच्चे, बाहर निकल। इतना सुनकर संदीप जल्दी से बाहर आता है। जी सेठ जी। अरे संदीप, मैंने सुना है तेरे माता पिता तुझे छोड़कर भाग गए हैं। अब तू ये बता, मेरे कर्ज के पैसे कौन लौटाएगा? क्या? कर्ज के पैसे? हाँ, कर्ज के पैसे। तेरे बाप ने मुझसे बहुत सारा कर्ज लिया था और वो तो मुझे कर्ज वापस किए बिना ही भाग गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा? सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह आपको धन लौटा पाऊंगा? ले देकर बस मेरे पास एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ। इस झोपड़ी का मैं क्या करूँ? अगर पैसे नहीं हैं तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और तभी यह कर्ज चुकेगा, और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। संदीप नादान था, इसलिए वह आसानी से सेठ दीनदयाल की बात मान जाता है। ठीक है सेठ जी,
अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है। इसके बाद संदीप सेठ दीनदयाल के खेत में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वह मजदूरी करने के बाद सेठ दीनदयाल संदीप को सिर्फ रात का खाना ही देता था, और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। यह ले और इसे खाकर सो जा, और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना। सुबह पैर पसार कर सोते मत दिखाई देना, वरना तेरी खैर नहीं। जी सेठ जी। सेठ धनीराम संदीप को खूब मारता पीटता भी था, जैसे वह कोई जानवर हो, लेकिन हालातों के आगे संदीप भी मजबूर था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और संदीप 25 वर्ष का हो जाता है। एक दिन सुबह सुबह संदीप को उठने में जरा देरी हो जाती है, तो वह जल्दी से सेठ दीनदयाल के खेतों की तरफ भागता है। आज तो उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी से खेत पहुंचता हूँ, वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे। जैसे ही संदीप खेत में पहुंचता है, वह देखता है कि सेठ दीनदयाल लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें ऐसे देखकर संदीप बहुत घबरा जाता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में जरा देर हो गई, आइंदा कभी नहीं होगी। अच्छा, माफ कर दूं? अरे, एक बार माफ करूंगा ना तो तू बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तू क्या चाहता है? तू घर में आराम करे और मैं खेतों में काम करूं? रुक, अभी बताता हूं तुझे। इतना कहकर सेठ संदीप को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो संदीप हमेशा सेठ जी की मार खा लेता था, क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज संदीप सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, बस करिए सेठ जी, कितना पीटेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया था, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी, और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है सेठ जी? सेठ जी संदीप का ऐसा जवाब सुनकर बौखला जाते हैं। अच्छा, तो तू क्या चाहता है संदीप? गलती किसकी है? मेरी? अरे, तेरे जैसे को तो अपने सगे माँ बाप ने भी नहीं रखा, छोड़कर भाग गए, और अब मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझसे ही जबान लड़ाता है। जा, निकल जा मेरी खेत से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास वापस लौटकर। सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर संदीप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सेठ जी। वह खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वह कहां भाग रहा है, मगर संदीप सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब कभी वापस नहीं लौट कर आऊंगा, चाहे जैसे मुझे अपना गुजारा करना पड़े। यह सब सोचते हुए भूखा प्यासा संदीप एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर बाद संदीप आगे बढ़ता है। संदीप उदास होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी संदीप की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पर पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। संदीप को ऐसे देखकर साधु मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संदीप साधु के पास जाता है। क्या बात है बेटा, बड़ा परेशान लग रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख, प्यास और थकान से शरीर भी व्याकुल है। अच्छा, सबसे पहले तुम एक काम करो, उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे होंगे, उन्हें उठाकर ले आओ। संदीप साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल संदीप को दे देते हैं। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के तुम खा लो। लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। संदीप को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा। आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था। बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा, जरा अपना हाथ लाना तो। संदीप साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी
वह अपना एक हाथ साधु की तरफ बढ़ा देता है। संदीप का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगते हैं। वाह, ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। संदीप को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। संदीप की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे, मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूं। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद संदीप साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और संदीप को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर संदीप को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। संदीप गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे रामलाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। रामलाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। संदीप को देखकर वह उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूं और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अमित को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। संदीप बड़े मन से रामलाल की मदद करने लगता है। रामलाल को भी संदीप से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते रामलाल संदीप को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ रामलाल और उसका बेटा अमित अकेले रहते थे। अमित की मां का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, यह किस भिखारी को उठाकर ले आया? तमीज से बात कर अमित, ये संदीप है। आज रात ये यहीं रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? आज कितना काम था? अरे वो पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ हाँ जरूर, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद संदीप रामलाल और उसके बेटे अमित के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह क्या खुशबू आ रही है। आओ संदीप, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। संदीप जब ये देखता है कि रामलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वे सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह संदीप जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो यह उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अमित सेठ को भी उठा दीजिए।
क्या खुशबू है चाय की। वाह, अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया संदीप। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, यह क्या सेठ सेठ लगा रखा है। एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। रामलाल की बात सुनकर संदीप को बेहद अच्छा लगता है। वह खुशी से कहता है, ठीक है रामलाल चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद संदीप रामलाल से कहता है, रामलाल चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूं। संदीप, कहाँ जा रहे हो तुम? तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं। क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। संदीप, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा आदित्य बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है रामलाल चाचा, मैं सबसे पहले राजा आदित्य के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद संदीप रामलाल का आशीर्वाद लेता है और राज दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। संदीप के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद थी कि राज दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। संदीप जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे, ये पक्षी तो काफी घायल है। ऐसा लगता है जैसे यह मर चुका है। संदीप उसे छूकर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ी सी भी नहीं चल रही होती हैं। ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद संदीप उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वह पक्षी ऐसे पड़ा क्यों था? मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वह पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूं। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। संदीप इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद संदीप पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। संदीप के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और द्वारपाल संदीप के पास आता। पक्षी, यह पक्षी तुम्हारे पास कहां से आया? संदीप राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मुझे यह पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों ना इस पंछी को राज दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है यह किसकी पक्षी है? किसकी है महाराज? मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूं। यह पक्षी यहाँ के राजकुमार का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? संदीप डरते डरते कहता है। कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, यह पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? मैं नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गए थे। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। संदीप यह सब सुनता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आती है। क्या हुआ बेटा? ज्यादा सोचो मत। अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद संदीप अपने पिता राजा आदित्य के गले लग जाता है